नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शख्स के बारे में जो अपनी पैदाइश वाली जगह को छोड़ करके एक दूसरे जगह जा कर के बस गया। यानी वो अपने पैदाइशी ज़मीन के साथ गद्दारी करने वाला शख्स निकला। आज हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने परमाणु यानी एटॉमिक बम बनाने की टेक्निक यूरोप के किसी कंट्री से चुरा करके अपने मुल्क में लाया। आज हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे जिसको उसके मुल्क ने 2 बार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। जी हाँ, 2 बार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेना या देना या पाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। और आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने भारत के प्रेसिडेंट रह चुके और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक सिंपल सा साइंटिस्ट कहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दिवंगत साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में। आपको हम बताएं तो अब्दुल कदीर खान का जन्म भोपाल में हुआ था और जब बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क बने, तो बंटवारे के कुछ सालों के बाद से वो उनकी फैमिली भाग करके पाकिस्तान चली गई। वहाँ से वो अपनी पढ़ाई पूरी किए और उसके बाद से वो हायर एजुकेशन के लिए यूरोप चले गए। यूरोप से वो एक साइंस और टेक्नोलॉजीज़ के और जो एटॉमिक एनर्जी है, जो बम है, जो बम बनाने की टेक्निक्स जो होती हैं, उनके बारे में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। तो इस वजह से उन्होंने यूरोप के जैसे स्वीडन और फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की यात्रा की, और भी देशों की वो यात्रा किए और वहाँ से इन टेक्निक्स को समझने का काम उसने शुरू किया। और वो इस कदर एक साइंटिस्ट के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगे। उसके बाद कुछ ऐसे हरकतें वो कर दिए कि जिससे उनको यूरोप छोड़ करके पाकिस्तान में शरण लेना पड़ा, वापस पाकिस्तान आना पड़ा। जी हाँ, वो काम था परमाणु बम बनाने की टेक्निक को चोरी करना, और न सिर्फ चोरी करना बल्कि अब्दुल कदीर खान ने खुद ही ये एक्सेप्ट किया था परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे कि वो उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया और लेबनान, इन मुल्कों को परमाणु बम बनाने की टेक्निक बेच दिया है। जी हाँ, ये कितने शर्म की बात है कि पूरी दुनिया परमाणु बम का जो एक्सटेंशन है उसको रोकने के लिए काम करती है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एक ऐसा समझौता जिसके बारे में ये माना जाता है कि उस पे जो अपनी दस्तखत कर देगा जो देश, वो इस बात को लेकर के एग्री हो जाएगा कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि WMD का मतलब विध्वंसक हथियार बनाने की होड़ से अपने आप को अलग कर देगा। और ये होड़, ये काम इसलिए ज़रूरी है कि परमाणु बम और इस तरह के जो विध्वंसक हथियार अगर नहीं बनेंगे तो पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो सकेगी और तबाही से बचाया जा सकता है पूरी दुनिया को। क्लाइमेट का जो एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, क्राइसिस आ गया है, उस क्राइसिस से बहुत हद तक निपटा जा सकता है। इस टेक्निक को उस वाहिद शख्स ने बेचने के लिए खुद ही एक्सेप्ट किया पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पे। उसी हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में बात कर रहे हैं। इनका ताल्लुक़, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले ही बताया है कि उसका शुरुआती जो ताल्लुक़ था वो इंडिया के भोपाल से था, जो आज मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और जब वो अपनी पढ़ाई पूरी किए तो उसके बाद से वो
यूरोप से आने के बाद से पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने की टेक्निक पर वो काम करने लगे। ऐसा माना जाता है कि जब 1974 में इंडिया ने पहली बार परमाणु विस्फोट किया था, एक प्रयोग था वो, और वो सफल प्रयोग था जिसका कोड नेम था बुद्धा स्माइलिंग। यानी कि वो पहली बार जब इंडिया ने सफलतापूर्वक उसका एक प्रयोग कर लिया, तब पाकिस्तान को मिर्ची लगी और वहाँ के हुक्मरानों ने ये ऑर्डर दिया कि हम भी अपने लिए कुछ ऐसा वेपन तैयार करें ताकि हम इंडिया के किसी संभावित अटैक से बच पाएँ। और हम यहाँ एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि ये वो पीरियड था, ये वो टाइम था कि उस समय पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे। 2 साल पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों में, 2 भागों में बंट चुका था। एक नया मुल्क बांग्लादेश बन चुका था और पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी था, जो उसकी इंटीग्रिटी थी, जो उसकी यूनिटी थी, वो दांव पर थी। ऐसे समय में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये खुली छूट दी थी अब्दुल कदीर खान और उनके जो सहयोगी थे उनको, कि वो परमाणु बम बनाने की टेक्निक पे और इस पे काम करें, इसको आगे बढ़ाएं। हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि जब 1977 में इंडिया में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस सरकार ने ये फैसला किया कि हम परमाणु बम बनाने की टेक्निक है और उसके जो कामकाज हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी हम इस होड़ में इंडिया को शामिल नहीं करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी हमें परमाणु बम बना लेना चाहिए। तो ये सिचुएशंस दोनों तरफ अलग अलग थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान को अपनी यूनिटी और अपनी इंटीग्रिटी, अपनी क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के काफ़ी चैलेंज फील हो रहा था, ऐसे में उसके हुक्मरानों ने परमाणु बम बनाने के लिए अपने वैज्ञानिकों को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने वाले जो जितने भी जो कुछ भी हो सकता था उसको उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। और अपने इंडिया में इसको लेकर के कुछ बहुत ही ज़्यादा एक मजबूत एक्शन नहीं लिया गया था। ये वो दौर था। उस दौर का फ़ायदा पाकिस्तान ने जैसे भी उठाया हो, लेकिन इस आदमी ने इसका ये दावा था कि बाद में कुछ समय के बाद से रिपोर्ट आई कि जब मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी के सरकार के बाद से भारत में फिर से एक इस मजबूती को, इस काम को और आगे बढ़ाया गया। और जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस दौरान ये कहा जाता है कि जनरल जिया सार्क के मीटिंग में आए थे इंडिया, बेंगलुरु में, और उन्होंने राजीव गांधी से ये कहा था कि उस वक्त बॉर्डर्स पे, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ी सी जो सिचुएशंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बारे में दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पे एक पास आमने सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई संघर्ष विराम का उल्लंघन हो सकता है या फिर युद्ध जैसी कोई स्थिति आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आजकल की एक जगह मैंने पढ़ा था, एक रिपोर्ट बताती है कि जनरल जियाउल हक जो पाकिस्तान के तब के प्रेसिडेंट थे और वो तानाशाह थे, उनको पाकिस्तान के साइंटिस्ट्स ने और अब्दुल कदीर खान ने ये भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तान 10 दिन के नोटिस पे एटम बम बना सकता है। और कहा जाता है कि इस सपोर्ट ने जिया को ये उकसाया, ये समझाया, ये एग्री किया कि वो आकर के कथित रूप से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से ये कहे थे कि आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। तो इस तरह की बातें कही थी और ये माना जाता है कि जो एनालिस्ट मानते हैं कि उस समय जो सेना थी जो उसको पीछे करने में इस स्टेटमेंट का और इस सपोर्ट का बहुत ही बड़ा हेल्प था। हालांकि ये बात सही नहीं है अंतिम तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान एक डरपोक मुल्क है। वो हमेशा केवल झूठी धमकियां देता है और वो अपने गलत इरादों से हमेशा किसी न किसी तरह से परेशान होता भी रहता है और अपने पड़ोसी ममालिक को, इंडिया को परेशान करने की नाकाम कोशिश भी हमेशा करता रहता है। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया कि बॉर्डर के नज़दीक सेना को अगर डिप्लॉय किया जाता है तो उसमें भारी खर्च आता है, हमारा डिफेंस बजट बढ़ता है
और हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो खर्च होता है वो उसको पे करना होता है। तो हमने अपनी सेना को वापस बुलाया और उसके बाद से धीरे 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 सिचुएशंस जो है वो फिर से एक बार कूल होने लगी। लेकिन इस शख्स ने अपना काम आगे भी जारी रखा और बाद में हम आपको याद दिलाएं कि जब करगिल का जो एक क्राइसिस आया था जिसमें पाकिस्तान की आर्मी ने, उस दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, उनके समय में पाकिस्तान आर्मी ने यह फैसला किया कि वो अपने जवानों को कबायलियों के वेश में जम्मू कश्मीर के उस भाग में भेजेंगे जिस पे इंडिया का कब्जा है। हालांकि हम आपको ये बात बड़े सीधे सीधे अंदाज में याद दिलाना चाहते हैं कि एंटायर जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो पूरा पूरा जम्मू कश्मीर और उसमें पूरा पूरा लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा था और है और हमेशा तक रहेगा। यानी कि फिर भी पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिशों को जारी रखते हुए अपने सैनिकों को कबायलियों के भेष में भेजा और हमारी सेना के ऊपर वो गोलियां चलाने लगे। उनकी जो पोजीशन थी वो हाइट पे थी और हमारी जो आर्मी थी, जो हमारे सेना थे, वो हम जो है लो कंडीशन में थे, हमारी नीचे की स्थिति थी जो, तो उसका जो गलत फायदा उन लोगों ने उठाना शुरू किया और वो वहां से एक संघर्ष विराम का उल्लंघन की स्थिति आई। उसके बाद से भारत ने, उसके बारे में करगिल के मामले के बारे में हम कभी और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सिचुएशंस बहुत ही तनाव में आ गए थे, बहुत ही दोनों तरफ हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। ऐसे में भारत के मजबूत प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही मजबूत डिसीजन लिया और ऐसा माना जा रहा था कि कोई बड़ा संकट ना आ जाए। तो ऐसे फैसले के समय में जब भारत ने अपने तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया, हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि परवेज मुशर्रफ की एक बातचीत को भी उसको रिकॉर्ड किया गया था। एक गोपनीय, एक सीक्रेट बातचीत को हमारी खुफिया एजेंसियों ने, हमारे जो बहुत अच्छे काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने उनके उस बातचीत का खुलासा किया था और उसके बाद से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। वो भाग करके अमेरिका के शरण में गया। बिल क्लिंटन उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उनके सामने ये गुहार लगाए नवाज शरीफ की किसी भी तरह से इंडिया को मनाइए ताकि जो एक बड़े संकट का हम जो फेस कर सकते हैं उस संकट से हम अपने आप को टाल सकें। यही वो वजह थी कि परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से भी बेदखल करने का प्लान बना लिया परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने। हालांकि इसका असर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और ये हुआ कि परवेज मुशर्रफ ने 12 तारीख को पाकिस्तान में कू कर दिया, यानी तख्ता पलट कर दिया 12 दिसंबर को 1999 को, और नवाज शरीफ को जिला बदर कर दिया, यानी कि बाद में उनको पाकिस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। इन सभी बातों में ये जितने डेवलपमेंट्स रहे पाकिस्तान की, उसके तरफ से कही गई जो सो कॉल्ड मजबूती थी, जो है नहीं, उसके पीछे अब्दुल कदीर खान का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। क्योंकि अब्दुल कदीर खान वो शख्स था जिसने पाकिस्तान को एक कमज़ोर ही सही लेकिन एटॉमिक टेक्निक अवेलेबल कराया। तो एटॉमिक टेक्निक जो पाकिस्तान ने हासिल की, उसका क्रेडिट, उसका बहुत हद तक क्रेडिट पाकिस्तान के उस साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान को जाता है। इन्हीं के बारे में हम आजकल बात कर रहे हैं। एक और बात हमें इस वीडियो में आपसे बहुत ही ज़रूरी कहना है कि 2 बार अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान। 1996 और 1999 में दोनों टाइम पे पाकिस्तान ने अपने इस शख्सियत को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा। इसके बाद एक और बड़ी घटना हुई थी कि जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई तख्ता पलट करने के बाद से, तो जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जो क़यादत में नाटो सेनाओं ने जो हस्तक्षेप किया, जो आक्रमण किया तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए और उसके बाद से वहाँ इस्टेब्लिशमेंट लाने के लिए, तो उस दौर में
पाकिस्तान को ये समझाया, अमेरिका समझाने में सफल रहा कि, और ये सफल क्या, ये सही बात थी, भारत की सूझबूझ भरी कूटनीति के बाद से ये सिचुएशन आई कि पाकिस्तान का ये वाहिद शख्स, ये वैज्ञानिक मान लिया आखिरकार, टीवी पे खुद एक्सेप्ट किया कि इसने नॉर्थ कोरिया, लेबनान, लीबिया, सीरिया और इन देशों को परमाणु टेक्निक बेचने की कोशिश की। इसके वजह से पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आए, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले आए, इसके अलावा दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक चलन सा ऐसा चल पड़ा जिस पे बहुत ही मजबूती से काबू पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम उसमें अभी तक सफल नहीं हो सके हैं। तो इस वीडियो में हमने इस शख्स के बारे में आपसे बात किया है। आपको कदीर खान के बारे में क्या कहना है? अभी अभी हाल ही में 2 दिन पहले कदीर खान डेथ कर गए हैं, और अपने मरने से पहले जब वो अब मल्टीपल लेवल डिजीज से वो फेस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों पे ये एक अफसोस जाहिर किया था कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं और अस्पताल में उनको उनकी सेहत के बारे में हाल चाल लेने उनका कोई नहीं आया। हालांकि उनकी फौत हो गई। उनके मरने के बाद से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान के बड़ी बड़ी शख्सियतों ने इस पे दुख का इजहार किया। तो हम आज इस वीडियो में ये मौका था कि हम अपने इस भगोड़े आदमी के बारे में आपसे बात करें, जो हमारी ज़मीन पे पैदा हुआ, पला बढ़ा, लेकिन समय आने पे ये भाग गया और एक दूसरे मुल्क में अपनी शरण ली और दूसरे मुल्क के लिए काम किया। साथियों, ये समय याद करने का दिन है कि हमें जिस मिट्टी में हम जन्मे, उस मिट्टी के लिए हम हमेशा वफादार रहें। आपने सुना भी है एक गीत की, तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, बस इतनी सी है आरजू। चलते चलते हम ये भी बता दें कि एक समय था कि इंडिया के जो रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट थे और जनता के प्रेसिडेंट थे, उनको बच्चे बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट हम हमेशा अपने दिल में रखते हैं। उनके बारे में, उनको एक साधारण वैज्ञानिक, हम कोट कर रहे हैं कि वो एक सिंपल वैज्ञानिक थे, इस तरह की बात कदीर खान ने कही थी। निश्चित तौर पे ये बात बहुत ही गलत थी। वो हमारे महान वैज्ञानिक परंपरा के एक बहुत बड़े वाहक थे, लेकिन कदीर खान ने ये कह दिया था कि जो इंडिया है, इंडिया ने APJ अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट इसलिए बनाया कि जो तब की हुकूमत थी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो BJP के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस सरकार के ऊपर वो कमेंट पास करते हुए कदीर खान ने बोला था कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए एक मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिए हैं। तो हम, इंडिया ने तब भी उस बयान की कड़ी आलोचना की थी, हम अभी अपने उस कड़ी आलोचना वाले बयान पे कायम हैं। और हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के उन लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि इंडिया के बारे में इस तरह के वाहियात कमेंट्स करना छोड़ दें। आप लोग, आप अपने वहाँ जिएं, खाएं। अपने हुक्मरानों से हम पाकिस्तान के अवाम से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हुक्मरानों से अपने लिए रोजी रोटी मांगो, अपने लिए कपड़े मांगो, अपने लिए घर मांगो, अपने लिए साफ पीने का पानी मांगो। आपके वहाँ आपके वहाँ के हुक्मरानों को, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये क्यों कहना पड़ रहा था कि आधी रोटी खाएं, कम रोटी खाएं, कम खाएं, चीनी कम डालें चाय में, खाना कम खाएं। ये हालात है आपकी। आप इस हालात से अगर आगे निकलना चाहते हैं तो मेहनत करना सीखो, तालीम हासिल करो, सेहत पे खर्चे करो, हथियारों की होड़ में मत पड़ो, क्योंकि इंडिया से कभी आगे नहीं निकल पाओगे। चलें, आइए हम एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए अपने आप को एक कमिटमेंट लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सतीश पांडे और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते।